हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस फरवरी 4 2026 के फर्स्ट शिफ्ट के जीके जीएस क्वेश्चन। तो आपको ये पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ मिल जाएगा। और भी सारा एनालिसिस आने वाला है एसएससी एमटीएस के सारे शिफ्ट का क्वेश्चन का। आपको पता है कि थीम्स रिपीट होते हैं, तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चंस जो आज हुआ था पहला शिफ्ट का। तो क्वेश्चन 1, विच कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म वाज यूज्ड टू एब्रोगेट आर्टिकल 370 दैट गारंटीड स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 को किस संवैधानिक तंत्र द्वारा निष्कासित किया गया था? ऑप्शंस है संसद के साधारण बहुमत द्वारा, नहीं, ए गलत है। बी, राष्ट्रपति आदेश और संसद के स्वीकृति द्वारा, बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर एंड अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला था और अप्रूवल मतलब सिंपल मेजॉरिटी लगा था पार्लियामेंट में। इसी के मदद से 370 को जो है वो एब्रोगेट कर दिया गया था। 370 जो है वो स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू एंड कश्मीर को। तो आर्टिकल 370(3) के तहत प्रेसिडेंशियल ऑर्डर और पार्लियामेंट के अप्रूवल से ये आर्टिकल 370 को जो स्पेशल स्टेटस देता था उसे हटा दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट असेंबलीज। ध्यान रखना है, स्टेट असेंबलीज पूछा है। राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए, गवर्नर स्टिल नॉमिनेट्स वन एंग्लो इंडियन मेंबर टू असेंबली, नहीं, अब नॉमिनेट नहीं करते हैं गवर्नर। ऑप्शन बी, द प्रोविजन वाज एबॉलिश्ड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नहीं, एबॉलिश तो हुआ था लेकिन 42nd से नहीं, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एबॉलिश हुआ था। ठीक है, जो कि 2019 में आया था। ठीक है, याद रखना है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अब थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल। तो एंग्लो इंडियन मेंबर्स जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में आर्टिकल 333 के तहत गवर्नर एक एंग्लो इंडियन मेंबर को विधानसभा में, राज्यों के विधानसभा में नॉमिनेट करती थी। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को एबॉलिश कर दिया गया 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो पार्लियामेंट में जो है प्रेसिडेंट 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते थे और गवर्नर स्टेट लेवल पे विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन मेंबर नॉमिनेट करते थे। तो इस प्रोविज़न को हटा दिया गया, इस कॉन्स्टिट्यूशनल 104th से हटा दिया गया। लेकिन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और क्या किया था कि रिजर्वेशन जो है, जो एससी और एसटी को मिलता है पार्लियामेंट में इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए और ये विधानसभा में इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, उसको 10 साल के लिए 2030 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। ठीक है, तो अभी जो हाल का सिचुएशन है उसमें एससी और एसटी को तो रिजर्वेशन मिलता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लोकसभा में इलेक्शन के लिए, लेकिन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को हटा दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम सपोर्ट्स फाइनेंशियल सर्विस थ्रू पोस्टमैन। निम्नलिखित में से कौन सा योजना डाकिया के माध्यम से वित्तीय सेवाओं को समर्थन करती है? ऑप्शन ए, NSAP नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। ऑप्शन बी, IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो IPPB हमारा सही आंसर हो जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में क्या है कि जो पोस्टमैन है वो घर आता है और रूरल एरियाज़ में जहाँ पे इतना फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, जहाँ पे इतना वित्तीय समावेशन नहीं है, वहाँ पे आ कर के ये कुछ सर्विसेज देता है। जैसे किसी को अकाउंट ओपन करना हुआ बैंक का तो वो कर देगा, कैश डिपॉजिट करना हुआ वो कर देगा, विड्रॉवल करना हुआ पैसा का या पैसा ट्रांसफ़र करना हुआ किसी को, या इंश्योरेंस सर्विस भी ये डाकिया घर आता है तो हेल्प करता है लोगों का। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा है रूरल एरियाज़ और अनबैंक्ड एरियाज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलबेलिया डांस रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ विच क्रिएचर। तो कलबेलिया डांस जो है ये राजस्थान का फोक डांस है और इसमें सांपों का यूज़ होता है।
जो नोमैडिक लड़कियां हैं राजस्थान में, वो ये डांस परफॉर्म करती है। तो स्नेक डांस बोलते हैं इसको ध्यान रखना है। यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इसे ऐड किया गया था। कब? तो 2010 में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। अभी हाल में ही जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसमें दिवाली फेस्टिवल को ऐड किया गया है। तो ये वाला फैक्ट आप याद रख लीजिएगा, क्या पता पूछ दे। दिवाली 2025 में ऐड हुआ है और 2026 में गरबा ऐड हुआ था। ठीक है, गरबा ऐड हुआ था जो कि गुजरात का लोक नृत्य है 2023 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायमेंशन डिड स्विट्जरलैंड सिक्योर फर्स्ट प्लेस इन बोथ 2024 एंड 25 अकॉर्डिंग टू IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। तो स्विट्जरलैंड देश ने IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा जारी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025 के अनुसार 2024 तथा 2025 दोनों वर्ष में कौन सा आयाम के प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए आर्थिक प्रदर्शन, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। ऑप्शन बी सरकार कुशलता, गवर्नमेंट एफिशिएंसी। ऑप्शन सी व्यावसायिक कुशलता, बिजनेस एफिशिएंसी। या ऑप्शन डी बुनियाद संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ध्यान रखना है, ये बुनियाद संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर में इसने फर्स्ट रैंक हासिल किया है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। तो IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग जो है वो लगभग 64 से 69 कंट्रीज़ या इकोनॉमीज़ को इवेल्युएट करता है 4 पिलर्स के ऊपर: इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, बिजनेस एफिशिएंसी या इंफ्रास्ट्रक्चर। ध्यान रखना है, ये चारों का जो है इक्वल वेट है, किसी को ज़्यादा या कम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, स्विट्जरलैंड ने पहला प्लेस इंफ्रास्ट्रक्चर में हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में मैंग्रोव सेल पहला प्रमुख रूप से किस भारतीय राज्य से जुड़ी है? तो जो मैंग्रोव सेल प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? तो ये ऑप्शन बी महाराष्ट्र से जुड़ी है। 2012 में जो है महाराष्ट्र सरकार ने जनवरी 2012 में मैंग्रोव सेल लाया था। इससे क्या होता है? तो ये प्रोटेक्ट और कंजर्व करते हैं स्टेट के मैंग्रोव इकोसिस्टम को। ठीक है, मैंग्रोव सेल महाराष्ट्र सरकार। क्वेश्चन, इन विच ईयर द फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ इंडियन स्पेस स्टेशन प्रपोज टू बी लॉन्च्ड? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS का पहला मॉड्यूल किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो ये ऑप्शन ए 2028 में लॉन्च किया जाने वाला है पहला मॉड्यूल इंडियन स्पेस स्टेशन का। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल देख लेते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन नाम है, टाइमलाइन है 2028 को पहला मॉड्यूल BAS-01 बेस मॉड्यूल लॉन्च होगा। 2035 में फुली ऑपरेशनल हो जाएगा, कैपेबिलिटी हो जाएगा, पूरा तरह से ऑपरेशनल यूज़ होने शुरू हो जाएगा। इसमें सारा कोर फंक्शंस होगा जो एक स्पेस स्टेशन में होता है, जिससे कोर, डॉकिंग मॉड्यूल, साइंटिफिक रिसर्च मॉड्यूल जिसमें साइंटिस्ट जाएंगे तो वहाँ पे पौधा उगा करके डिफरेंट रिसर्च करेंगे। लेबॉर्ट्री भी होगा वहाँ पे। साइज जो है वो 27 बाई 20 मीटर स्क्वायर का है। एक्सपेक्टेड 52 टन वजन होगा इसका। एल्टीट्यूड याद रखना है बिल्कुल, लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया गया है लगभग 400 से 450 किलोमीटर दूर। और क्रू साइज है 3 से 4 एस्ट्रोनॉट और मैक्सिमम 6 एस्ट्रोनॉट एक साथ। ठीक है, क्वेश्चन, within how many months must the proclamation of national emergency be approved by each house of the parliament? तो राष्ट्र आपातकालीन की घोषणा को प्रत्येक सदन द्वारा कितने महीनों के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए? तो हमारा ऑप्शन ए 1 महीने के अंदर। मान लीजिए आज 4 फरवरी है या 5 फरवरी, अगर आज प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर देते हैं या इमरजेंसी लगा देते हैं तो लगभग 5 मार्च के अंदर दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट को स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना होगा, तभी जाकर के वो नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए 1 मंथ इज़ द राइट आंसर।
अप्रूवल देखते हैं तो 1 महीना के अंदर, पहले 2 महीना था, लेकिन 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया जो कि 2 महीना को कम करके 1 महीना कर दिया। ठीक है, हर 6 महीने पे अप्रूवल लेना होगा दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट का। और ये जो एक्सटेंशन है नेशनल इमरजेंसी का, ये कितने साल के लिए भी लगा रह सकता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, लेकिन शर्त यह है कि हर 6 महीने में अप्रूवल लेना पड़ेगा। कैसे? तो स्पेशल मेजॉरिटी से, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। मान लीजिए 512 लोग हैं वोटिंग करने प्रेजेंट, तो इसका 2/3 लोग को अप्रूव करना होगा, तभी जा कर के कंटिन्यू रहेगा। क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो असर्शन क्या है? द छोटा नागपुर प्लेटू इज कंसिडर्ड एन ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स। तो ये असर्शन तो बिल्कुल सही है। सेंट्रल हाईलैंड्स जो कि आपका आता है मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश का ईस्टर्न साइड, और उसका ईस्टर्न साइड हो जाएगा छोटा नागपुर प्लेटू। रीज़न देखते हैं, द छोटा नागपुर प्लेटू इज ड्रेन्ड प्राइमरली इन चंबल एंड बेतवा रिवर। ये गलत हो जाएगा रीज़न, तो हमारा ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। जो चंबल और बेतवा रिवर है, ये तो आपका ये मेवाड़ और तरफ से होकर के जाता है, लेकिन छोटा नागपुर प्लेटू जो है ये दामोदर रिवर वैली, दामोदर रिवर तरफ से या कोयल रिवर या बराकर रिवर तरफ से जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। असर्शन तो सही है बिल्कुल, इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू है ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स। रीज़न गलत है क्योंकि छोटा नागपुर प्लेटू जो है वो चंबल और बेतवा में नहीं मिलता है, बल्कि दामोदर, सुवर्णरेखा, कोयल और बराकर रिवर में मिलता है। ठीक है, चंबल और बेतवा रिवर जो है वो मालवा और बुंदेलखंड प्लेटू के तरफ से होकर के जाता है। क्वेश्चन, On the occasion of Electrical Safety Day 2025, what did the Minister of State for Power and New and Renewable Energy श्रीपद येशो नायक launched? तो 2025 के विद्युत सुरक्षा दिवस के अवसर पर बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा राष्ट्र मंत्री श्री श्रीपद येशो नायक ने क्या लॉन्च किया था? तो ये एक सेफ्टी मैस्कॉट सुरक्षा शक्ति जो कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का हैंडबुक है, वो लॉन्च किया गया था श्रीपद येशो नायक के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने लॉन्च किया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इसका थीम क्या था? स्मार्ट एनर्जी सेफ नेशन। थीम याद कर लीजिएगा, क्या पता रिपीट हो जाए, ज़रूर ही रिपीट हो जाएगा। सेफ्टी मैस्कॉट है सुरक्षा शक्ति। ठीक है, क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द थीम बुक हॉट स्टेज। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन हॉट स्टेज पुस्तक के विषय के सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए, कलेक्शन ऑफ मॉडर्न इंडियन प्लेज एंड सोशल इश्यूज, सामाजिक मुद्दों पर आधुनिक भारतीय नाटकों का संग्रह। ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर है। अब इस बुक के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इसे अनीता नायर ने लिखा है। ठीक है, ये मॉडर्न डे इंडियन प्ले ऑन सोशल इश्यूज़ है। मॉडर्न इंडियन सोसाइटी के इश्यूज़ को डिपिक्ट करता है, जैसे इनइक्वालिटी और पॉवर्टी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो लैंगिक डिस्क्रिमिनेशन होता है मेल और फीमेल के बीच में, करप्शन एंड पॉलिटिक्स डायनेमिक्स भी, मतलब काफ़ी वाइड रेंज ऑफ मॉडर्न इंडियन सोसाइटी ये किताब कवर करता है। ठीक है, अनीता नायर इसकी ऑथर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2025 इन विच सिटी वॉज द मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिक्स हेल्ड। 2025 में ब्रिक्स सिटी विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? ध्यान रखना है, यहाँ फॉरेन मिनिस्टर्स पूछा है, तो ये रियो डी जेनेरो में हुआ था। लगभग ये अप्रैल के टाइम पे हुआ था, लेकिन जो लीडर्स मीटिंग है ब्रिक्स का, जो 6 से 7 जुलाई को हुआ था, वो 17 ब्रिक्स समिट भी यहीं पे हुआ था, रियो डी जेनेरो में ही। और थीम क्या था? स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नमेंट। थीम बिल्कुल रट जाइए, ये पक्का क्वेश्चन आने वाला है, एकदम रट जाइए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन एथलीट वन इंडियाज फर्स्ट एवर पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल इन आर्चरी एट 2025 समर पैरा ओलंपिक इन पेरिस। किस भारतीय एथलीट ने पेरिस 2025 पैरा ओलंपिक में
तीरंदाजी में भारत का पहला पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑप्शन सी हरविंदर सिंह इज द राइट आंसर। ठीक है, आर्चरी में जीता है 6-0 से हरा करके। किसे हराया है? तो पोलैंड के लुकाश किजक को। सिजक पढ़ेंगे, हाँ, लुकाश सिजक। और हरविंदर सिंह जो है पहले फर्स्ट एवर इंडियन आर्चर बन गए हैं टू विन द गोल्ड मेडल इन पैरालंपिक और ओलंपिक इन आर्चरी। 2024 के पैरालंपिक फीचर हुए थे और ये जो है इसका मैस्कॉट है पैरालंपिक फायरजे। ये जो पैरालंपिक फायरजे है ये आपका एक ट्रायंगुलर रेड ट्रायंगुलर शेप का एक मैस्कॉट है और गेम्स वाइड ओपन इसका थीम है। ये बिल्कुल याद कर लेना है, गेम्स वाइड ओपन या ओवरॉन्स ग्रैंड लेस जोएक्स। तो लेकिन एग्जाम में आएगा गेम्स वाइड ओपन ही। इंडिया का ओवरऑल रैंक 18 था। टोटल 29 मेडल जीता था हमने और 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। टोटल 29 मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेट एंड सर्कमफेरेंस ऑफ क्रिकेट बॉल स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड इन ऑफिशियल मैचेस? तो ऐसा क्यों किया जाता है? आधिकारिक मैचों में क्रिकेट गेंद का वजन और परिधि को सख्ती से नियंत्रित क्यों किया जाता है? ऑप्शंस देखते हैं। ए, हैवियर बॉल सूट्स बॉलर, लाइटर वन सूट्स बैट्समैन, सो बैलेंस इज नीडेड। ये तो बिल्कुल गलत है। भारी गेंद गेंदबाजों के लिए अनुकूल होती है, हल्की गेंद बल्लेबाजों के लिए अनुकूल होती है, इसलिए संतुलन की आवश्यकता होती है। नहीं, गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी देखते हैं। वेरिएशन अफेक्ट बाउंस, स्विंग एंड फेयरनेस ऑन दी स्टैंडर्ड पिचेस। विविधताएं मानकों पिचों पर उछाल, स्विंग और निष्पक्षता से प्रभावित करती है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो है क्या बोलते हैं, ये वेरिएशन, हाँ, इसका ये देख लेते हैं। तो आईसीसी जो है वो वेट और सर्कमफेरेंस बॉल का स्ट्रिक्टली मॉनिटर करता है। ये गेम फेयरनेस और बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है और पिचेस जो स्टैंडर्ड पिचेस होती है उस पर स्विंग, बाउंस और स्पीड कंट्रोल के लिए ऐसा किया जाता है। बॉल का एक निर्धारित वेट और सर्कमफेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द अर्लीस्ट हिस्टोरिकल रेफरेंस ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। तो निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्यों को प्रारंभिक ऐतिहासिक संदर्भ सबसे पुराने से नवीनतम के अनुकूलित क्रम में व्यवस्थित करें। तो भरतनाट्यम, भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र में लिखते हैं तो लगभग 200 BC से 200 सी तक रहा है ये। ठीक है, 200 सी तक रहा है। और जो उसके बाद जो है आपका कथक आ जाता है लगभग 12th सेंचुरी सी में। उसके बाद आता है आपका मणिपुरी 16 to 18th सेंचुरी। उसके बाद आता है मोहिनीअट्टम 18 to 19th सेंचुरी। तो लगभग ऑप्शन डी 1342 इज द राइट आंसर। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का ये क्लासिकल डांस है। कथक यूपी का क्लासिकल डांस है। 200 BC से 200 CE नाट्यशास्त्र में मेंशन्ड है। कथक 1200 से 1500 CE मिडिवल पीरियड भक्ति और मुगल काल में काफ़ी कथक होता था, इसी टाइम ओरिजिनेट किया है। मणिपुर का डांस है 1500 से 1800 सेंचुरी सी में, 15 से 18 सेंचुरी सी। और मोहिनीअट्टम जो है वो 18 to 19 सेंचुरी में ओरिजिनेट किया है। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। फुंगतुकू महोत्सव मुख्य रूप से किस देवता के आशीर्वाद के लिए मनाया जाता है? इन अरुणाचल प्रदेश द फुंगतुकू फेस्टिवल इज चीफली सेलिब्रेटेड इन द सिख ब्लेसिंग ऑफ विच डीटी? ऑप्शन ए रंग कठोक, ऑप्शन बी डोनी पोलो, ऑप्शन सी किने नाने, ऑप्शन डी गुमिन सोयन। तो ऑप्शन ए रंग कटोक देवता के आशीर्वाद के लिए फोंगटुकू मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। इसे तुत्सा ट्राइब मनाती है इन छांगलांग डिस्ट्रिक्ट या तिरप डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये
जो है सेलिब्रेशन राइस और मिलेट से रिलेटेड है, एक तरह का झूम कल्टीवेशन का स्टेज है। ठीक है, ये किस लिए मनाया जाता है? ताकि मानसून अच्छा आए और बम्पर हार्वेस्ट हो, अच्छा प्रोडक्शन हो, प्रोस्पेरिटी हो और नेचुरल डिजास्टर से जो डेटी है रंगटोक, सुप्रीम डेटी रंगटोक, ये हमें बचाएं। तो इसलिए ये सेलिब्रेशन किया जाता है फुंगटुकू। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 61st नेशनल चेस चैम्पियनशिप इज और आर करेक्ट? तो 61st राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन देखते हैं, ग्रैंड मास्टर कार्तिक वेंकटरमन वन इन गुड़गांव एंड गॉट 6 लाख रुपीज़। तो कथन फर्स्ट सही है, कार्तिक वेंकटरमन ने 61st नेशनल चेस चैंपियनशिप जीता है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, आई एम नीलेश शाह फिनिश्ड सेकंड बट लॉस्ट ड्यू टू टाई ब्रेकर गेम वर्सेस गांगुली। नहीं, ये गलत है। आई एम नीलेश शाह जो है वो पॉइंट्स के वजह से सेकंड प्लेस आए, ना कि टाई ब्रेकर के वजह से। तो हमसे करेक्ट पूछा है तो हमारा ऑप्शन ए ओनली वन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए ओनली वन, केवल एक आंसर सही है। तो ग्रैंड मास्टर कार्तिक वेंकटरमन 61th नेशनल चेस गेम चैंपियनशिप जीत गए गुड़गांव में। प्राइज मनी 6 लाख भी मिला। आई एम नीलेश सेकंड प्लेस पे आया, लेकिन ये टाई ब्रेकर गेम के वजह से नहीं, बल्कि पॉइंट टेबल में इनका सेकंड रैंक आया, इसलिए पॉइंट कम था। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ कॉमन वेदर एलिमेंट? तो इनमें से कौन सा कॉमन वेदर एलिमेंट सामान्य मौसम तत्व नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए टेम्परेचर तापमान, ऑप्शन बी ह्यूमिडिटी आर्द्रता, ऑप्शन सी सॉइल पीएच मिट्टी का पीएच, या ऑप्शन डी विंड। तो ऑप्शन सी सॉइल का पीएच जो है वो कॉमन वेदर एलिमेंट नहीं माना जाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब देखते हैं मेन वेदर एलिमेंट। तो लगभग 7 मेन वेदर एलिमेंट होते हैं, जिसमें से टेम्परेचर तापमान पहला, दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायु दाब, तीसरा विंड हवा, ह्यूमिडिटी आर्द्रता, प्रेसिपिटेशन रेनफॉल स्नोफॉल हेल स्टॉर्म एट्सेट्रा, या क्लाउड कवर और सोलर रेडिएशन। ये जो है मेन वेदर एलिमेंट्स है, तो ये याद कर लीजिएगा। ख़त्म हुआ, और भी आएगा। जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन आएंगे मैं ट्राई करूँगा सेम डे पे सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने ला दिया जाए, ताकि एग्ज़ाम आपका जब एग्ज़ाम आए तो आप ये एनालिसिस के बेसिस पे अपना सारा तैयारी फोकस रखें, उसी डायरेक्शन में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, टफ़ आ रहे हैं, बहुत टफ़ आ रहे हैं, स्पोर्ट्स से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, फेस्टिवल और डांसेस से कैसे आ रहे हैं, ये सब आप अच्छे से एनालाइज कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।